नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त रवि सिंह लेकर जून 2022 महीने का प्रतियोगिता दर्पण के राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि मेरा पिछला वीडियो जो आया था उसमें थोड़ा टेक्निकल एरर के कारण पीडीएफ जो था वो दोनों साइड से रिकॉर्डिंग के टाइम कट रहा था और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी ओपन नहीं हो रहा है। उसका भी उपाय कर रहे हैं, बहुत ही जल्द उसको भी सही कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाक्रम के चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसे विस्तृत रूप में आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला स्टार्ट होता है हम लोग का है नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो आखिर ये क्यों किया गया है, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? तो इसका उद्घाटन करने के पीछे एक ये वजह है क्योंकि भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की स्मृति संजोने के लिए रखी गई है, ताकि हमारे भविष्य में जो भी बच्चे हैं जो आएंगे और जो हैं वो वहाँ एज ए विजिट करें और जो भी स्वतंत्रता संग्राम में प्रधानमंत्रियों ने या अब तक जो भी प्रधानमंत्री जो भारत को अपना कार्य निपुण ढंग से किया है उसे जान सकें, समझ सकें। और ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है वो नई दिल्ली में ही खोला जाएगा और इसके उद्घाटनकर्ता वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये 14 अप्रैल 2022 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर इसके उद्घाटन किया गया था। इसका उद्देश्य जैसा कि यहाँ पे हम दे दिए थे, ऊपर जैसा कि बता चुके हैं, लेकिन फिर हम नीचे भी इसे डाल दिया है लिखित रूप में कि उद्देश्य है युवा पीढ़ी सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसमें 2 ब्लॉक बनाया गया है। एक तो तत्कालीन त्रिमूर्ति भवन है जो सभी लोग जानते हैं, और दूसरा है नवनिर्मित भवन जो भी बन रहा है। अगला टॉपिक है हम लोग का स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का परीक्षण किया गया है। और इसका जो हेलिना मिसाइल जो है इसके निर्माण करता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने। और हेलिना का परीक्षण 10 अप्रैल को पोखरण में और 11 अप्रैल को लद्दाख में किया गया था। 10 अप्रैल को जो किया गया था वो सतही क्षेत्र पे किया गया था, ताकि एक समतल सतह पे जिसको कहेंगे। और 11 अप्रैल को लद्दाख वाले क्षेत्र में किया गया था जहाँ की ऊंचाई वाले क्षेत्र में, जैसे कि हम लोग को सियाचिन वगैरह वहाँ के लिए भी हम लोग को बढ़िया से कमांडिंग रहे। और जो लद्दाख एरिया है जो अक्साई चीन आता है वहाँ के सुरक्षा के लिए भी लिहाजे से इसका टेस्टिंग वहाँ किया गया था। तो इसका महत्व यही रहा कि अब ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी हेलीकॉप्टर के जरिए किए गए ताज़ा परीक्षण की सफलता से मिसाइल की सामरिक उपयोगिता और बढ़ गई है। जब इसका ये संपूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर दिया तो इसकी डिमांडिंग और भी बढ़ गई है। अगला टॉपिक है झारखंड में देवघर जिले में त्रिकुट पहाड़ियों में दर्दनाक रोपवे दुर्घटना। झारखंड में जो हाल ही में देवघर जिले में जो चित्रकूट पर्वत है उस पर रोपवे, जो कि एक पर्वत से दूसरे पर्वत पे जाने वाला जो एक झूला नुमा होता है जो कि मशीन के द्वारा चलित होता है, वो किसी टेक्निकल कारण वो खराब हो गया है, जिसके कारण 3 व्यक्तियों लगभग 48 व्यक्ति फंस गए और 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। और ये घटना 10 अप्रैल 2022 को हुआ था। और अभी बता दिए हैं जैसा कि इसके खराब होने का कारण था तकनीकी खराबी। इसमें केबल कारों की संख्या 10 थी, मतलब कुल 10 केबल कार फंसे थे। 48 फंसे थे और 3 की मृत्यु हो गई थी। इसका बचाव अभियान अब 12 अप्रैल तक चला था। और जो केबल कारों का संचालन जो होता है, हर चीज़ का संचालन एक संगठन या एक कंपनी के तहत किया जाता है या सरकार करती है। तो वैसे ही ये जो केवल यहाँ पे चलता है वो एक निजी कंपनी के थ्रू चलता है। उस कंपनी का भी तो नाम बुक में क्लियरली नहीं दे पाया था,
इसलिए अभी नहीं बता पाए हैं। आगे होगा तो आगे मैं उसे और अच्छे से डिस्कस कर दूँगा। जब ये हादसा हुआ तो वहाँ सुरक्षा बचाव में जो भी लोग लगे हुए थे, बचाव कार्य में जो संलग्न लोग लगे हुए थे, उनमें थे भारतीय वायुसेना, थल सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ, फिर भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी, फिर स्थानीय प्रशासन और सिविल सोसाइटी के लोग लगे हुए थे। इसके बाद है अगला है दिल्ली में तीनों नगर निगमों का एकीकरण हो गया है। क्योंकि पहले दिल्ली का जो नगर निगम था वो 3 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी नगर निगम, पूर्वी नगर निगम और दक्षिणी नगर निगम, ये तीनों को मिला के केवल दिल्ली नगर निगम कर दिया गया है। इसका मेन वजह था एक करने का कि यहाँ के संसाधन की कमी के चलते इन नगर निगमों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मतलब कि एक को फंड प्रोवाइड किया जाता था तो दूसरे तीसरे को नहीं, दूसरे को किया जाता पहले तीसरे को नहीं। इस तरह की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने उसे तीनों को एक कर दिया है। और ये लाया किस विधेयक के तहत है? तो दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 के तहत लाया गया है। और दिल्ली नगर निगम में सदस्यों की कुल संख्या है 250, यानी कि दिल्ली नगर निगम में सदस्यों की संख्या, नगर निगम जो है, नगर निगम के अंदर जो सदस्य होंगे, सदस्यों की संख्या है आपको कितना? 250। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार कोटे के चुनाव में 36 में से 33 सीटें भाजपा को मिले हैं। यानी कि वहाँ जो विधान परिषद का स्थानीय चुनाव हुआ उसमें 36 सीटों पे वोटिंग थी, जिसमें कि 33 सीट सिर्फ भाजपा को मिले हैं। और कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं, जैसे कि यूपी की बात हो रही है तो यूपी में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या, विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कहेगा तो ये हो जाती है 100। विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 100। और विधान परिषद में अब जो बीजेपी की सीटों की संख्या हो जाएगी, अब वो 66 हो जाएगी। बीजेपी में अब कितना हो जाएगी? वो 66 हो जाएगी। ये जो बीजेपी है, बीजेपी का इधर से 33 और पहले से भी 33 था, यानी कि टोटल मिला के इसका हो गया कितना? 66। यानी कि 100 में से 66 सीट केवल बीजेपी का है, तो 34 सीट अन्य और भी जो हो गए उनका हो गया। अगला है बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे के 24 सीटों के चुनाव के लिए एनडीए को 13 सीटें मिली। कि एनडीए को 13 सीटें मिली। इसके अंतर्गत देखते हैं कि बिहार विधान परिषद में, पहले तो ये जानते हैं कि बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो कुल सदस्य अगर कहा जाए, बिहार में विधान परिषद की कुल सदस्य आपको हो जाएंगे कितना? 75, यानी कि 75। ठीक है। और उसके बाद आपको चुनाव जो हुआ था 4 अप्रैल 2022 को हुआ था। 4 अप्रैल 2022 को 24 सीटों के लिए हुआ था, जैसा कि ऊपर बताया हुआ है। और इसमें चुनाव में चुनाव में था एनडीए में बीजेपी था। एनडीए 3 लोगों का समूह है, जिसमें बीजेपी है, जेडीयू है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। तो एनडीए को 13 सीट मिला था। एनडीए को इसमें कितना सीट मिला? 13 सीट। एनडीए को 13 सीट मिला। इसमें से भी क्या हुआ कि बीजेपी को इसमें 7 और जेडीयू को इसमें 5, टोटल 12 हो गया। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो हुआ उसको 1 सीट मिला। फिर आरजेडी को इसमें 6, निर्दलीयों को 4 और कांग्रेस को 1 सीट प्राप्त हुआ। इसके अलावा भी ये तो चुनाव में जो
24 सीटों के लिए फाइट हुआ था उसमें था। अब हम टोटल में देख लें कि बिहार विधान परिषद में जो टोटल कुल सीटें जो हैं 75 हैं, ठीक है, जिसमें कि 22 सीटें बीजेपी का है, आरजेडी का 11 सीट है, कांग्रेस का 4 है, भाकपा का 2 है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का 1 है, विकासशील इंसान पार्टी का 1 है, रालोज पार्टी का 1 है और निर्दलीय का 5 है। अगला है बिहार में डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद के चुनाव के लिए अब आम जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान किया जाएगा, ना कि जो पहले जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया को समाप्त करके अब डायरेक्ट मेयर वगैरह जो भी हैं या मुख्य पार्षद जो हो गए उसको डायरेक्ट अब जनता ही चुनेगी। बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या 19 हो गई है। बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या 19 है। कुल नगर निगमों की संख्या 19 है। और नगर निकाय अगर कह देगा, नगर निकाय कह देगा तो 263 है। नगर निकाय कह देगा तो 263 और नगर निगम कह देगा तो 19 हो जाएगा। इसके बाद झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई 2020। इसमें झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था, जिसमें ये जो चुनाव था पंचायत चुनाव झारखंड में वो 4 चरणों में संपन्न हुआ। 4 चरण में कौन से डेट में, तो 4 चरणों में संपन्न हुआ। झारखंड के निर्वाचन आयुक्त हैं डॉक्टर डी के तिवारी। झारखंड में जिलों की संख्या है 24, प्रखंड की संख्या 264, ग्राम पंचायत है 435, ठीक है, और कुल मतदाता हैं यहाँ के 1.96 करोड़। कुल मतदाता हुए 1.96 करोड़। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई 2020 में हुआ था। ये 4 चरणों में किया गया था। इसे 4 चरणों में किया गया था, ठीक है। और झारखंड के निर्वाचन आयुक्त हैं डॉक्टर डी के तिवारी। और झारखंड में जिलों की संख्या है 24, प्रखंड की संख्या है 264 और ग्राम पंचायत की संख्या है 4345। और जहाँ इस पंचायत चुनाव में कुल मतदाता हैं 1.96 करोड़। अगला प्रश्न है पिनाका रॉकेट से संबंधित। पिनाका रॉकेट सिस्टम के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया है। इसका जो निर्माण करता है वो है DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, शॉर्ट में ND लिखेंगे, और इसकी स्थापना हुआ था 1958 में, ठीक है। ये उन्नत संस्करण जो है मतलब ये किस किस को मिला के बना हुआ है, तो एनहांस्ड पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम है, यानी कि EPRS है, और इसमें पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशन, जिसे PADM कहेंगे। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर ये पिनाका रॉकेट महत्वपूर्ण क्यों है, तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक पखवाड़े कहने का मतलब है 15 दिन, ठीक है। एक पखवाड़े में 15 दिन होता है, तो एक पखवाड़े में विभिन्न रेंज और मार्ग क्षमताओं के साथ कुल 24 EPRS रॉकेटों का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है देश में विभिन्न न्यायालयों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। 4.70 से अधिक मामले लंबित हैं, अर्थात अभी तक इतने केसों का अभी तक पूरी तरह से सुनवाई नहीं हो पाया है।
तो इसमें जो दिया गया है कि मार्च 2022 तक का डाटा है। अभी हम लोग मई में हैं, यानी कि अप्रैल में भी कुछ बढ़ा होगा, और अभी मई में है तो इसमें भी कुछ डाटा भी बढ़ा होगा। तो विभिन्न न्यायालयों की बात करें, मतलब कि अलग अलग न्यायालयों के सबको मिला के, तो 4.70 करोड़ से अधिक मामले अभी तक लंबित हैं। और उच्च न्यायालय में सिर्फ बात करें तो उच्च न्यायालय में है आपको 58.94 लाख। और विभिन्न और है जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि जिला कोर्ट जो होता है उसके अंतर्गत है 4.10 करोड़। इस तरीके से इसमें यह प्रश्न बन सकते हैं कि देश में विभिन्न न्यायालों में अगर पूछेगा तो 4.70 करोड़ से अधिक, और 25 उच्च न्यायालों या उच्च न्यायालों में भी दे दिया तो 58.94 लाख लिखेंगे, और जिला कोर्ट दे दिया तो 4.10 याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित यात्री विमान डोर्नियर 228 की पहली व्यावसायिक उड़ान है। पहली व्यावसायिक उड़ान शुरुआत किए गए तो इसकी पहल जो किया गया है वो आत्मनिर्भर भारत के तहत, मतलब कि किसी दूसरे देश पे अब डिपेंडिंग नहीं रहना है, सबको सब अपना भारत देश सेल्फ डिपेंड बन चुका है और उसी दिशा में अभी कार्यरत है। और इसका जो निर्माणकर्ता कंपनी है, यानी कि डोर्नियर 228 की, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको कि HAL शॉर्ट में बोला जाता है। इसका उड़ान का संचालन जो है आपको अलायंस एयर कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इसकी पहली उड़ान ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि आखिर डोर्नियर 228 जो है उसकी पहली उड़ान कहाँ से कहाँ तक हुआ था। तो इसकी पहली उड़ान असम से अरुणाचल प्रदेश तक, असम से अरुणाचल प्रदेश। और इसमें भी अगर पूछ दे, ये राज्य में कहेगा तो असम से अरुणाचल प्रदेश, अगर उसमें भी अगर जिला वगैरह पूछ दे या कोई और डिटेल में पूछ दे तो डिब्रूगढ़ से पासीघाट, डिब्रूगढ़ असम में है और पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले बहुत समय से चला आ रहा है, लगभग 2015 से ही ये चर्चा में है, लगभग अब जाके फाइनली बन गया है, जो कि लास्टली जो बागशीर है वो जलावतरण के लिए 20 अप्रैल को चला गया है। संभवतः 2023 तक उसे नौसेना में भी शामिल कर लिया जाएगा, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें जो है स्कॉर्पियन श्रेणी का जो पनडुब्बी है वो निर्माणाधीन किस कारण है, किस वजह से, तो भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत, भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 75 है, उसके तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की कुल 6 पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी। और इसमें है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, यानी कि कहाँ की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे फ्रांसीसी नौसेना कंपनी की। फ्रांसीसी नौसेना कंपनी का नाम क्या है, DCNS। और ये जो निर्माणकर्ता कंपनी जो है वो कहाँ की है, आखिर इसका निर्माण हो रहा है भारत में, सारे स्कॉर्पियन जो है वो भारत में ही निर्माण हो रहा है, और ये ना कि विदेशों में, केवल वहाँ के टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। निर्माणकर्ता कंपनी है मुंबई की है मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसको कि शॉर्ट में MDL कहते हैं। अब इसे आगे देखते हैं कि विभिन्न जितने भी पनडुब्बियाँ जो बनी हैं उनमें देखते हैं। पहली पनडुब्बी है INS कलवरी, दूसरी है INS खंडेरी, तीसरी है INS करंज, चौथी पनडुब्बी है INS बेला, पांचवी है INS वागीर, छठी
एक बार फिर से ये सारे पनडुब्बियों को देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इसे ऐसे ना पूछ के इसको क्रमवार सजाने के लिए कालानुक्रम दे दें कि पहले कौन आया या पहले कौन आया, सजाने के लिए दे सकता है। तो उसमें याद रखेंगे, पहला है कलवरी, दूसरा है खंडेरी, तीसरा है करंज, चौथा है बेला, पाँचवा है बागीर और छठा है बागशीर। बागशीर में कन्फ्यूजन नहीं होना है, पहले बागीर यानी कि पहले छोटा वर्ड आएगा उसके बाद बड़ा वर्ड आएगा, इसलिए पहले बागीर फिर बागशीर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 4 वर्ष तक और जारी रखने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। यानी कि पहले जो ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो था, इसकी शुरुआत 2018 से 19 में किया गया था। इसकी शुरुआत 2018 से 19 में, तो किसकी? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इसे याद रखेंगे कि ये भी कभी वनडे एग्जाम में ये पूछ देगा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो 2018 से 19 में, 2018 से 19 में। और इसमें कुल वित्तीय परिव्यय यानी कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत कुल खर्च कितना किया जाएगा, तो 5,911 करोड़, 5,911 करोड़। और इसमें यह भी है कि आखिर जो ये लाया जाएगा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, उसके तहत आखिर कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो इसमें लगभग 2.78 लाख से अधिक लोगों को इसमें फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य है कि पंचायत राज्य संस्थाओं की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने तथा उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर सतत विकास लक्ष्यों के लिए शासन संबंधी क्षमता विकास करना। यानी कि पंचायत राज जो संस्था होती है उसके शासन संबंधी जो भी क्षमताएं हैं, कि जो भी शक्तियां हैं, उसको अधिक से अधिक विकसित करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों की पहचान हेतु 102 वर्ष पुराने कानून के स्थान पर नया आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 लाया गया। तो ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि ये अपराधियों एवं दोषियों की सही पहचान के लिए ऐसा किया गया है। और ये किस अधिनियम के विस्थापित करके लाया गया, यानी कि कौन से अधिनियम को हटाया गया, मतलब उसमें सुधार करके लाया गया। तो बंदियों की पहचान अधिनियम 1920, बंदियों की पहचान अधिनियम 1920, यानी कि आज़ादी से भी 27 साल पहले से ये अधिनियम आ रहा था। तो इसमें अब नया अधिनियम आ गया है, उसमें है, उसका नाम भी चेंज हो गया, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 करके लाया गया है। तो इसमें आपको प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि बंदियों के पहचान अधिनियम 1922 के स्थान पर किस अधिनियम को लाया गया, तो याद रखना है आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम, पहचान लगा हुआ जरूरी है, अधिनियम 2022। और ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आखिर ये कितना वर्ष पुराना है, 102 वर्ष पुराना है। और ये लाने का पीछे महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर ये डाटा रखा कहाँ जाएगा, तो जो भी ये डाटा ये लाया जाएगा इसको रखा कहाँ जाएगा, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास रखा जाएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघालय के जीवित जड़ सेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची हेतु प्रस्तावित किया गया है, मतलब कि उसमें शामिल करने की घोषणा नहीं हुई है, उसमें किया गया है कि इसे भी शामिल विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाए, ऐसा सब लोगों ने किया है। तो इसके लिए अनुरोध करता है, तो आखिर इसको किया किसने है, प्रस्तावित किया किसने है, किसके अनुरोध पे हुआ है, तो ये अनुरोध करता है मेघालय के तत्कालीन सीएम, मेघालय के तत्कालीन सीएम कोनराड सी संगमा ने अनुरोध किया है। अनुरोध कब किया, ये महत्वपूर्ण रखता है कि कब किया, तो 21 जनवरी 2022 को राज्य के 50वें स्थान दिवस पे। आपको प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मेघालय के जीवित जड़
सेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 21 जनवरी 2022 वगैरह दे दे, ये भी कंडीशन दे दे राज्य का 50वां स्थापना, 25वां स्थापना, 100वां स्थापना, तो ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आगे है कि आखिर ये जो पुल प्राप्ति स्थान है, पुल प्राप्ति स्थान जाने से पहले हम लोग ये पहले जान लेंगे कि जीवित जल सेतु होता क्या है। जीवित जल सेतु आखिर ये होता क्या है, ये जानना जरूरी है। तभी कोई भी लोग देखेंगे तो कहेंगे आखिर ये जीवित जल सेतु है क्या भाई, ये पूरा पढ़ ले, याद कर ले, लेकिन उनको ये यहाँ पे फंसना जरूरी है कि जीवित जल सेतु आखिर होता क्या है। तो जीवित जल सेतु जो है ना वो स्थानीय जनजाति, क्योंकि वहाँ के जनजाति जो हैं आपको खासी और जयंतिया, ऐसे तो मेघालय की जनजाति है गारो, खासी, जयंतिया, लेकिन मुख्य रूप से जीवित जल सेतु का जो भी उपयोग किया जाता है या बनाते हैं वो खासी और जयंतिया जाति द्वारा ही विशेषकर वहाँ प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ के स्थानीय जनजाति यानी कि खासी एवं जयंतिया जनजाति के लोगों द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों व शाखाओं से बनाए गए पुल हैं। मतलब कि कोई इधर वृक्ष है, कोई उधर वृक्ष है, लताएं वगैरह रहती हैं, तो उसको किसी तरीका से रस्सी से एक साइड से दूसरे साइड तक, जिस तरीका से हम लोग घर में कद्दू का, लौकी का या करेला का जिस तरह से लत्तर होता है, वैसा ही जंगल में बहुत सारे लत्तर होते हैं। उन लत्तरों को उस ओर ऐसा कर देते हैं रस्सी से बांध के, ताकि इधर से उधर आ जा सके। और वहाँ की वो सब जो जड़ें होती हैं या होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, जिसके कारण 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद वो एक दूसरे से एक घना बन जाती है, और घना बनने के बाद वो एक बहुत ही सघन और मजबूत बन जाती है। जिस तरीका से हम लोग देखते हैं बड़ के पेड़ में जो उसकी जड़ें जो होती लटकती हैं वो बहुत मजबूत होती है, उसे भी हम लोग आसानी से पकड़ के झूल सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी कीजिएगा नहीं, क्योंकि अगर कभी अचानक ऊपर से टूटा तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इसमें पुल प्राप्ति स्थान, तो पुल कहाँ कहाँ मिल सकता है? तो मेघालय के चेरापूंजी में, मेघालय के ही नोनग्रेट स्थान है, लात्सयूं आदि स्थान पे मिलेगा। और अभी जैसे कि बता दिए थे कि किस जनजाति द्वारा बनाया जाएगा, किस जनजाति द्वारा निर्मित किया जाता है, तो गारो, खासी और गारो नहीं, खासी और जयंतिया जनजाति के द्वारा। इस तरह प्रतियोगिता दर्पण के जून महीने का राष्ट्रीय घटनाक्रम टॉपिक समाप्त हो गया है। आने वाले समय में प्रतियोगिता दर्पण के बाकी सारे महत्वपूर्ण टॉपिक करवा दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप सभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस पे जो भी वीडियो आएंगे उसके PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर किसी टेक्निकल इश्यू के कारण लिंक ओपन नहीं होता है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल ओपन कर सर्च बॉक्स में JIGYASA फिर एक स्पेस देंगे, फिर CLASSES टाइप करेंगे तो पर्पल कलर का आइकन आ जाएगा, वही हमारा टेलीग्राम चैनल है, और उसे ज्वाइन कर लें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार दें। नमस्कार, जय हिंद।